बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 1। हमने अपने पिछले लेसन में चर्चा आरंभ करी कि लोक प्रशासन का क्षेत्र कैसा होता है, क्या है। हमने समझा कि लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसकी पहचान दो तरीकों से है। एक तो लोक प्रशासन शैक्षिक अध्ययन शास्त्र है और दूसरा लोक प्रशासन में सभी वो क्रियाएं शामिल हैं जो सरकार की गतिविधियां होती हैं। दो दृष्टिकोण हमने पिछले लेसन में समझे, व्यापक दृष्टिकोण और एक संकुचित दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण में हमने समझा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जो सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल करते हो और निम्न पद और उच्च पद सारे पदों के सभी क्रियाएं शामिल होती हैं व्यापक दृष्टिकोण में। संकुचित दृष्टिकोण में केवल कार्यपालिका शाखाएं की गतिविधियां शामिल होती हैं। अब हम आते हैं तीसरे दृष्टिकोण। यह है पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हुए लूथर गुलिक, उर्विक, हेनरी फ्योल इत्यादि विद्वानों ने कुछ विचार प्रस्तुत किए और एक दृष्टिकोण पाया हमें मिलता है जिसे हम पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण कहते हैं। लूथर गुलिक ने इन सब को व्यवस्थित रूप से एक अंग्रेजी के शब्द में अक्षरों को मिलाकर के बनाया, जिसमें जो शब्द शामिल हैं वो हैं P फॉर प्लानिंग, योजना बनाना, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना, S फॉर स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, D फॉर डायरेक्टिंग, निर्देशन करना, CO कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना और B फॉर बजटिंग, बजट तैयार करना। तो इन सब अक्षरों को शामिल करके बनता है POSDCORB पोस्ट कॉर्ब। हम देखते हैं इनका एक एक का अर्थ क्या है। लूथर गुलिक कहते हैं कि यह संगठन में प्रशासन के कार्य हैं। सबसे पहला उन्होंने बोला P फॉर प्लानिंग, योजना बनाना। इसका तात्पर्य है कि कार्यों की रूपरेखा तैयार करना। इसमें नियोजन है, नियोजन संगठन के लिए कि उसमें क्या कार्य करने हैं, आपको क्या ध्येय की प्राप्ति करनी है और किन रीतियों से इनको आपको प्राप्त करना है। यानी आपको उद्देश्य तय करने हैं
आप संगठन क्यों बनाना चाहते हैं, क्या कार्य हैं, क्या आपके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसको आपको प्लानिंग में शामिल करना है। संगठन बनाने से पहले की गतिविधि है ये, उद्देश्य को स्थापित करने की गतिविधि। जो कार्य करने हैं उनकी रूपरेखा तैयार करनी है, जो कार्य किए जाएंगे उनके तरीके क्या होंगे उसकी रूपरेखा तैयार करने की गतिविधि। प्रोसेसेस, रीतियां, उसको स्थापित करने की गतिविधि। तो प्लानिंग सबसे प्रमुख और सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्टेप गुलेक ने माना ऑर्गेनाइजेशन का होता है, मैनेजमेंट का होता है, प्रशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। दूसरी बात उन्होंने बोली ऑर्गेनाइजिंग। जब आपने उद्देश्य तय कर दिए, जब आपने रूपरेखा तय कर दी, रीतियां तय कर दी, क्या प्रोसेस अपनाए जाएंगे, तो उस उद्देश्य का प्रशासकीय ढांचा को इस प्रकार संगठित करना है ताकि प्रशासकीय कार्यों का विभाजन उचित ढंग से किया जा सके और विभाग में समन्वय किया जा सके। इसका अर्थ यह है कि जब आपने उद्देश्य तय कर दिए, रीतियां तय कर दी, तो आप एक संगठन बनाएंगे और संगठन व्यक्तियों से बनता है, उनके साथ आने से बनता है। यहाँ हमारा तात्पर्य है संगठन से कि एक संगठन का प्रशासकीय ढांचा भी तैयार किया जाएगा, एक स्ट्रक्चर। कौन व्यक्ति किस पद पे, क्या शक्तियां, क्या कार्य, क्या उत्तरदायित्व, ये सब डिफाइन किए जाएंगे, ये सब तय किए जाएंगे। और यह जो प्रशासकीय ढांचा है वह कार्यों का विभाजन भी उसी से तय होगा, उनकी शक्तियां भी तय होंगी, उनकी जिम्मेदारियां तय होंगी, और फिर जो अलग अलग हम शाखाएं बनाएंगे उस संगठन के अंदर, उनका आपस में समन्वय कैसे होगा, यह भी इस संगठन का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उससे तय होगा। तो संगठन का स्ट्रक्चर जो पहला स्टेप है प्लानिंग वाला, उससे कनेक्टेड है। जब आपने प्लानिंग की है किसी संगठन के लिए, आपने तय किया है कि कैसे आप कौन से कार्य करना चाहते हैं, किस तरह और कौन सी प्रक्रियाएं अपनाएंगे उस कार्य कर उनको प्राप्त करने के लिए, क्या रीतियां होंगी, क्या प्रोसेसेस होंगे, तो उसको रियलाइज, उसको मूर्त रूप देने के लिए एक संगठन बनाया जाएगा जिसमें एक प्रशासकीय ढांचा होगा। उस ढांचे में कौन से पद होंगे, कितने होंगे, उसका प्रारूप क्या होगा, उनकी शक्तियां क्या होंगी, जिम्मेदारियां क्या होंगी, यह सब तय किया जाएगा। तो संगठन को बनाना पहले स्टेप प्लानिंग के बाद में यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। प्लानिंग करी और फिर उसके बाद संगठन को तैयार किया। अब आएंगे उस संगठन में व्यक्ति। पहले ढांचा बन गया, प्रशासकीय ढांचा, उनमें आपस में समन्वय कैसे हो गया, क्या ब्रांचेस होंगी, कौन किस लेवल पे काम करेगा, यह सब तय हो गया। अब उन पदों को, उस ढांचे को भरा जाएगा व्यक्तियों से, और इसलिए तीसरा स्टेप आता है स्टाफिंग का, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। अब स्टाफ अर्थात संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, इनका प्रशिक्षण और उनके लिए कार्य करने की अनुकूल दशाओं का निर्माण करना। यानी जब हम स्टाफिंग कर रहे हैं तो हम केवल व्यक्तियों को लाकर वहां बैठा नहीं रहे हैं, हम उनके कर्मचारी वर्ग की संपूर्ण गतिविधियों
के बारे में सोच रहे हैं, क्या विचार है ये, उनकी नियुक्ति कैसी होगी, कौन से लोग होंगे, किस पद पे, किस लेवल पे, कौन पोस्ट के लिए, किस पद के लिए किस टाइप का व्यक्ति चाहिए, किस प्रकार का व्यक्ति चाहिए, इसका मंथन है। कहाँ से आएगा वो, कहाँ मिलेगा, कितनी योग्यता रखनी होनी होती है उसे, कितनी योग्यता वाला व्यक्ति चाहिए, कहाँ मिलेगा, उसको कैसे ढूंढा जाएगा, या वो हम तक कैसे पहुंचेगा, या हम उन तक कैसे पहुंचेंगे, फिर उसका चयन कैसे होगा, उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। मान लीजिए उसकी नियुक्ति हो गई तो उसको संगठन में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण भी तो देना होगा, तो उसको प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण कौन देगा, कैसे होगा, और उसके कार्य करने के अनुकूल सारी दशाएं, उसके ऑफिस होंगे, व्यवस्थाएं क्रिएट करनी होंगी, फिर उसका कार्मिक प्रशासन सारा, यह सब विचार एक शब्द में सम्मिलित होकर के स्टाफिंग में आ जाते हैं। फिर है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, डायरेक्शन, निर्देशन करना। देखिए, आपने प्लानिंग किया, योजना बनाई, आपने योजना बना करके उस उद्देश्य को तय किया जिसके लिए कार्य करना है। उन उद्देश्यों को दृष्टि गोचर रखते हुए, आप उसको ध्यान में रखते हुए आपने एक संगठन तैयार किया, ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करने के बाद में आपने उसके अंदर व्यक्तियों की व्यवस्था की। अब व्यक्ति लगा दिए गए हैं, व्यक्तियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण के बाद वो कार्य करना शुरू करते हैं। अब उनको कोई निर्देशन देना जरूरी है। इसके अंतर्गत वे निर्णय आते हैं जो निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में लिए जाते हैं। ये निर्णय सामान्य आदेशों के रूप में सन्निहित करके प्रशासकीय कर्मचारियों तक पहुंचाए जाते हैं। इस निर्देशन की व्यवस्था के अंदर आप संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कर्मचारियों को जो कार्य करने हैं उसके संबंध में आप उनको निर्देश दे रहे हैं। वो फिर कार्य का निष्पादन करेंगे और संगठन के कार्य, उनके उद्देश्य पूरे होंगे। तो उच्च पदस्थ अधिकारी अपने से सानिध्यों को, कर्मचारियों को अपने निर्देशों से, आदेशों से कार्य करवाएंगे और वो संगठन के उद्देश्यों को पूर्ति करेंगे। तो हमने देखा कि लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प की अवधारणा के तहत लोक प्रशासन के क्षेत्र को बताते हुए उन्होंने ये जब बातें करी कि भाई लोक प्रशासन क्या कार्य करता है, मैनेजमेंट के अंदर ये थॉट आता है, तो उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले प्लानिंग होती है, योजना बनेगी, क्या संगठन होना है, क्या उद्देश्य है, क्या नीतियां, क्या रीतियां होंगी, क्या प्रोसेसेस होंगे उनको प्राप्त करने के। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर संगठन को तैयार करना, उसका ढांचा, उसका स्वरूप क्या होगा, प्रशासकीय ढांचा कैसा होगा, प्रशासकीय ढांचा तैयार होगा, उसमें का समन्वय कैसे होगा, उसकी क्रियाएं कैसे रहेंगी, वो तय होगा। फिर आएंगे लोग, उसमें स्टाफिंग होगी, कर्मचारी वर्ग का चयन करना, उनका प्रशिक्षण करना, उनको संबंधित जगहों पे उनको स्थापित करना। और चौथा स्टेप आता है निर्देशन का, कि उन कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा निर्देशित करके उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य करवाना। यह इस दृष्टिकोण का आधा भाग हुआ। आज हम इतना समझते हैं, अगले लेसन के अंदर हम इसके बाकी 3 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजटिंग,
के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।